बुलंदियों को छूने का जुनून रखते हैं, फलक की बुलंदियों को छूने का जुनून रखते हैं, हर ख्वाब को हकीकत में बदलने का सुकून रखते हैं, जिनका हर कदम प्रेरणा है। आइए उस खास मेहमान का स्वागत करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है? जी हाँ, आशु मल्होत्रा जी। आशु मल्होत्रा जी प्लीज स्टेज पर आए। सबसे पहले नमन अपने गुरु को। करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोकनो खंड में महादेव से बढ़ा न कोई। और मैं ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से जो ये 4th बहुत भव्य सम्मेलन करवाया है, और यहाँ पे जो स्पीच हो रही है उसमें जो सूत्र दिए गए हैं मैंने वो लिए हैं। सर आपका भी दिया मैंने न्यूमरोलॉजी पर, आपने बहुत अच्छे अंक पे बताया, मैं उस पर शोध करूंगा और ये वर्क करता है। सम्मेलन में आने का उद्देश्य क्या है मेरा? मैं ज़्यादातर ऐसे सम्मेलनों में जरूर जाता हूँ जहाँ पे ज्ञान की वर्षा होती है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे मेरे बड़े बड़े आदरणीय मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। कहते हैं धड़कनें काशी हो जाती हैं और सांसें प्यासी हो जाती हैं, निगाहों से उज्जैन झलकता है जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। तो मेरा आज टॉपिक है पितर ऋण। ये कैसे कुंडली में पैदा होता है और इसका क्या निवारण है। अगर हम इस टॉपिक पे काम नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियों का उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन भी कष्ट में बनेगा। और आप ये देखें कि आज वर्तमान में ये चीज हो रही है। अगर बच्चा 9 महीने बाद गर्भ से बाहर आता है, क्या मृत व्यक्ति का चौथे पे उठाला हो सकता है? गरुड़ पुराण तो ये नहीं कहता। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि हमारे पास समय नहीं है। मुझे पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पिता का धन चाहिए, मुझे पिता का व्यापार चाहिए, लेकिन मेरे पास पिता के लिए 17 दिन नहीं है। तो यहां से पितर ऋण उत्पन्न होता है। कहते हैं आपके दादा का कर्ज आपके पिता ने उतारा, आपके पिता का कर्ज आप उतारेंगे, आपका कर्ज आपका बेटा उतारेगा, और जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा दुखों का जीवन आपको जीना पड़ेगा। हम यहां जितने लोग बैठे हैं, बीच में मैं भी आता हूं, क्या हम दुखी नहीं है? क्या हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आ रही? हर किसी के पास हर चीज नहीं होती, पैसे से सुख नहीं आता। तो आज ये टॉपिक इसलिए मैं अपने परिवार से साझा कर रहा हूं, मैं हर मंच पे जाके साझा करूंगा। मैंने लास्ट जलंधर सिटी में भी साझा किया। मैं ये साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने सबने मिलके काम करना है, अकेले से कुछ नहीं होगा। तो ये पहली निशानी क्या है लाल किताब के अकॉर्डिंग? जब पितर ऋण कुंडली में होता है तो वो निशानी बताऊंगा आपको। तो सर ने आज यहाँ पे हमारे जो सोनी सर है जम वाले, उन्होंने लेटर पैड भी दे दिया, पेन भी दे दिया। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट करें, ताकि हम इस पे मिलके काम करें। तो सबसे पहले कुंडली में ये देखें, जो 5 घर हैं बृहस्पति के हैं, वो हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। 2, 5, 9, 11 और 12। और कर्म के जो कर्म फलदाता जो है वो शनि है। थोड़ा सा डीप जाता हूं। 2020 में हर 60 साल बाद शनि और गुरु मकर राशि में इकट्ठे होते हैं, हर 60 साल बाद। 2020 में भी इकट्ठे थे। आपके पूर्वजों का किया हुआ पाप आपको भुगतना पड़ेगा और आपकी मृत्यु होगी, आपको घर का कफन नहीं मिलेगा। क्या ये कोरोना काल में नहीं हुआ? हॉस्पिटल से पैकिंग हुई है बॉडी की और वो शमशान घाट चली गई, घर वालों ने शमशान अपना पूर्वज का संस्कार भी नहीं किया। तो ऐसे लोगों के घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में पितृदोष सीधा सीधा आ गया। और ये कब होगा क्लियर? अगले 60 साल बाद, जब फिर शनि और गुरु मकर में ही इकट्ठे होंगे। 30 साल बाद जब भी शनि अपनी राशियों में घूमते हैं ना, जैसे वर्तमान में घूम रहे हैं मकर से कुंभ, आपके कर्मों का फल आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। इस वर्ष भी मंगल राजा शनि मंत्री, जो लोग, जो देश, जो सत्ताधारी अपने आप को भगवान मानते थे, उनको मंगल शनि ने नीचे उतार ही दिया है। आपने ये देखा कि अभी लॉस एंजलिस में भी क्या हुआ, मंगल ने आग लगा दी। सबसे अमीर शहर है वो दुनिया का। तो मैं अब टॉपिक पे आता हूं अपने।
जब कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति हो, 12वें घर में बुध हो, तो पित्तर ऋण आएगा। और जब शुक्र नवम भाव में हो, 2 और 7 में बुध हो, तो पित्तर ऋण आएगा। पहली हालत यह है कि कुंडली में उस पित्तर ऋण को पैदा करने वाला बुध जड़ में बैठा है, तो बुध जब जड़ में बैठेगा तो पित्तर ऋण उत्पन्न करेगा। बृहस्पति नवम में, उसकी जड़ 12वां घर, बुध बैठ गया तो पित्तर ऋण आ गया। शुक्र नवम भाव में और उसकी जड़ 2 और 7, बुध आया तो पित्तर ऋण आ गया। सूर्य नवम भाव में हुआ तो पंचम भाव में बुध आया तो पित्तर ऋण आया। और मंगल जब नवम भाव में हुआ और 1 और 8 में जब बुध आया तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। इसी तरह शनि नवम भाव में आया तो 10 और 11 में बुध आया तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। चंद्रमा नवम भाव में आया तो जब बुध चौथे घर में गया तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। राहु नवम भाव में आया तो बुध 12 चला गया तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। और उसके बाद केतु नवम भाव में आया तो छठे भाव में बुध गया तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। ये इसकी पहली हालत है। कुंडली जब आप देखें तो जब ये आप देख लें तो यहां से पित्तर ऋण उत्पन्न होता है। और इसकी जो दूसरी हालत है, 2, 5, 3, 6, 9, 12 से अगर बृहस्पति बाहर हो, पहले तो आप ये देख लें कि 2, 3, 5, 9, 12 से और 6 इन घरों से बृहस्पति अगर बाहर है तो उस समय खाना नंबर 2 में शनि है, या खाना नंबर 5 में शुक्र है, या खाना नंबर 9 में बुध है, या खाना नंबर 12 में राहु है, तब भी पित्तर ऋण आएगा। ये इसकी दूसरी हालत है। और इसके बाद अगर 1 नंबर और 11 नंबर से सूर्य बाहर हो, यानी इन घरों से अगर सूर्य बाहर हो तो पंचम भाव में शुक्र हो तो पित्तर ऋण आ गया। और चौथे घर में चंद्रमा चौथे घर से बाहर हो और चौथे घर में शुक्र बुध शनि आ गए, तब भी पित्तर ऋण आ गया। और मंगल जब अगर 7वें घर से बाहर हो और 1, 8 में बुध केतु आ जाए तो पित्तर ऋण आ गया। इसी तरह शनि तीसरे और चौथे घर से बाहर हो, उस समय 10, 11 में सूर्य मंगल चंद्र आ जाए तब पित्तर ऋण आ गया। या आप सूर्य मंगल को देख लें कि 3, 4 से शनि बाहर है, 10वें घर में सूर्य मंगल है तो पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ। इसी तरह बुध अगर 2 और 12 से बाहर है और छठे और तीसरे घर में चंद्रमा है तो पित्तर ऋण आ गया। इसी तरह जब अगर अब हम राहु को देखें, राहु अगर छठे घर से बाहर है तो 12वें घर में भी अगर सूर्य मंगल इसमें से कोई आए तो पित्तर ऋण आ गया। तो ये हालत पित्तर ऋण की दूसरी है। अब मैंने ये बताया था कि नवम भाव में शुक्र हो, बृहस्पति हो। बृहस्पति नवम भाव हमारा भाग्य का सागर है, हमारे कुंडली की नींव है। अब जब नींव खराब होगी तो आप मकान नहीं उस पर रोक सकते अपना, जितनी मर्जी मंजिल बना दें, अगर नींव गिरी तो मकान गिरेगा। तो यहां पे नींव को बचाना बेहद जरूरी है। तो इसका अब निवारण क्या है? अगर पित्तर ऋण आता है तो उसका निवारण क्या है? अगर नवम भाव में बृहस्पति से पित्तर ऋण उत्पन्न हुआ है तो वो जातक अपने कुल खानदान यानी दादका परिवार, जहां तक खून का रिश्ता हो, सबसे थोड़े थोड़े पैसे लेके धर्म स्थान में दे दे, तो इसमें कुछ कमी आ जाएगी पित्तर ऋण में। या वो अपने पुश्तैनी घर में चला जाए और घर से जब बाहर निकले तो दहलीज में खड़ा हो, मुंह घर से बाहर हो, पीठ घर के अंदर हो, तो 16 कदम चले। तो अगर 16 कदम या 1 किलोमीटर के बीच बीच कोई पीपल का पेड़ और या पीपल का पेड़ या कोई मंदिर हो तो वहां पे उसको पूजना शुरू कर दे, तो यहां पे पित्तर ऋण खत्म होगा। यहां पे वक्तव्य करने वाले बहुत हैं और मेरा चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसकी हम चर्चा बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मिलके काम करना है, हम अकेले नहीं कर रहे। और मेरा काम शोध करना है, जिसका भी वक्तव्य मैं सुनूंगा उससे शब्द लूंगा, शोध करूंगा तो नए मंच पे ले आऊंगा। तो इस समय मेरा टॉपिक है पित्तर ऋण। और सबसे पहले आप अपने सभी को ये बताएं कि अपने पूर्वजों का जो संस्कार है वो विधि विधान से करें, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है मृत व्यक्ति 13 दिनों तक तो घर रहता है। आप चौथे पे उसको नहीं निकाल सकते घर से,
आपको पीड़ा हो जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे ही विराम देता हूँ, लेकिन मेरी हर हालत होती है, हर मंच से जाते जाते मैं एक हंसी का जोक जरूर सुनाता हूँ। ये अश्विनी भाई जी को भी पता है और मैं यहाँ भी जरूर सुनाऊंगा। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो यहाँ पुरुष भी बहुत बैठे हैं। जिन पुरुषों को ठंड बहुत लगती है कृपया हाथ खड़ा करें। अब मेरी बात सुनेंगे तो वो नहीं खड़ा करेंगे ना, लगती तो है ठंड। अगर लगती है हाथ ना खड़ा करें। अगर आपको ठंड बहुत लगती है तो अपनी पत्नी से बात बंद ना करें कृपया, क्योंकि वो बातचीत में आपसे कोई ऐसी बात करेगी आपकी तन मन में आग लग जाएगी, तो आपका ठंड से बचाव होगा। धन्यवाद। थैंक यू आशु सर। बहुत अच्छी रेमेडी हमें बताने के लिए। ये रेमेडी कहीं भी इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं होगी और कहीं किसी ज्योतिष के पास और नहीं अवेलेबल होगी, तो फॉलो करिएगा ज़रूर।